नमस्कार। आज हम फ्रांसीसी क्रांति की उथल-पुथल भरी दुनिया में एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक घटना ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का कह सकते नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। और आज के लोकतंत्र की शक्ल तय करने में भी इसकी अहम भूमिका रही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जेल तोड़ने की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सालों से सुलग रहे असंतोष और नए विचारों के टकराव की कहानी है। एक जटिल सिलसिला था ये। हाँ, शुरुआत करते हैं क्रांति से ठीक पहले के फ्रांस से। समाज 3 हिस्सों में बटा था, पादरी, कुलीन वर्ग और बाकी सब आम लोग। इन्हें एस्टेट्स कहते थे। जी। और सोचिए, सिर्फ 3% आबादी यानी पहले 2 एस्टेट्स, उनके पास ज्यादातर जमीन थी। और वो टैक्स भी नहीं देते थे लगभग। हाँ, लगभग टैक्स फ्री। सारा बोझ किस पर? बाकी 97% आम जनता पर। ये तो मतलब कितना बड़ा असंतुलन था। बहुत ज्यादा। और ऊपर से राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट की शाही फिजूल खर्ची। फिर वो महंगे युद्ध जिनमें फ्रांस शामिल हुआ, जैसे अमेरिका की क्रांति में मदद। हाँ, उससे देश पर कर्ज बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल। और फिर खाने की कमी, खासकर रोटी की कीमतें, वो तो आसमान छू रही थी। लोगों का सब्र आप समझ सकते हैं जवाब दे रहा था। सही बात है। और देखिए, इसी उबलते माहौल में रूसो, वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचार फैल रहे थे। समानता, आजादी, जनता का शासन, ये सब बातें। हाँ, और ये विचार सिर्फ किताबों में नहीं रहे। इन्होंने लोगों को हिम्मत दी कि वो सदियों पुरानी राजशाही और नाइंसाफी पर सवाल उठा सकें। मतलब एक तरह से चिंगारी को हवा दी इन विचारों ने। और वो चिंगारी भड़की मई 1789 में, जब राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए वो क्या कहते हैं एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। जी, लेकिन हमेशा की तरह तीसरे एस्टेट यानी आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश हुई। उनको लगा कि उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? यहीं पर पासा पलट गया। हाँ। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि बोले, बस बहुत हुआ। बिल्कुल। वो अलग हो गए। अच्छा। खुद को नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। हाँ। और पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा होकर कसम खाई। वही मशहूर टेनिस कोर्ट की शपथ। जी हाँ, कि जब तक फ्रांस का नया संविधान नहीं बन जाता वे हटेंगे नहीं। ये राजशाही को एक सीधी चुनौती थी। और फिर आया वो दिन 14 जुलाई 1789। हाँ। बास्तील का पतन। हाँ। पेरिस की गुस्साई भीड़ ने बास्तील किले पर धावा बोल दिया। उसे शाही तानाशाही का प्रतीक माना जाता था। तो ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये लोगों के गुस्से का क्रांति का प्रतीक बन गया। यहीं से क्रांति की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद देहातों में क्या हुआ? उसके बाद तो पूरे देश में, खासकर देहातों में, एक अजीब सा डर और अफवाहों का दौर चला। ग्रेट फियर कहते हैं इसे। किसानों ने अपने सामंती जमींदारों पर हमले किए, उनके कर्ज के दस्तावेज जला दिए। काफी उथल-पुथल। लेकिन क्या इस दौर में कुछ सकारात्मक भी हुआ? हाँ, बिल्कुल। क्रांति सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी। इसी दौर में जरूरी सुधार भी हुए। अगस्त 1789 में मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा आई। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये नारे तो इसी से निकले हैं। जी, सामंतवाद खत्म कर दिया गया, कुलीनों के सारे विशेष अधिकार खत्म, चर्च पर भी सरकार का नियंत्रण बढ़ा और 1791 में एक संविधान बना, जिसने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बनाया। मतलब राजा रहेगा पर शक्तियां सीमित होंगी। हाँ, पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। अच्छा, क्या हुआ फिर? राजा लुई 16वें ने जून 1791 में देश से भागने की कोशिश की। ओह, लेकिन पकड़े गए? हाँ, पकड़े गए। और इस कदम ने लोगों का बचा खुचा भरोसा भी तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि सितंबर 1792 में राजशाही पूरी तरह खत्म और फ्रांस एक गणराज्य बन गया, पहला गणराज्य। जी, लेकिन जैसे ही ये हुआ, यूरोप के बाकी राजा डर गए। उन्हें लगा कहीं उनके देशों में भी क्रांति न फैल जाए। तो फिर युद्ध? हाँ, फ्रांस का ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे देशों से युद्ध छिड़ गया। तो मतलब अंदरूनी उथल-पुथल और बाहरी युद्ध दोनों एक साथ। बिल्कुल। और इसी माहौल ने चीजों को और बिगाड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे आतंक का राज कहते हैं, 1793-94। रोबेस्पियर और जैकोबिन्स का दौर। हाँ, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और उनके कट्टरपंथी जैकोबिन समूह ने सत्ता संभाली और फिर क्रांति के दुश्मनों के नाम पर हजारों लोगों को गिलोटिन से मौत के घाट उतार दिया गया। गिलोटिन, वो सिर काटने वाली मशीन। जी, शक के आधार पर ही सजा दे दी जाती थी। मरने वालों में खुद राजा रानी भी थे,
आम लोग भी और यहाँ तक कि कई पुराने क्रांतिकारी भी। ये तो बहुत ही भयानक दौर था। ये खत्म कैसे हुआ? ये खूनी दौर तभी थमा जब जुलाई 1794 में खुद रोबेस्पियर को ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अच्छा, तो आतंक के राज के बाद क्या हुआ? क्या शांति आई? फौरी तौर पर हिंसा रुकी, लेकिन स्थिरता फिर भी नहीं आई। 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा, 5 लोगों की एक समिति। लेकिन वो सरकार कैसी थी? वो सरकार बहुत कमजोर थी, भ्रष्ट भी थी और अंदरूनी झगड़ों में उलझी रहती थी। देश में अव्यवस्था फैली हुई थी। तो इस अस्थिरता का फायदा किसने उठाया? इसी अस्थिरता और नाकामी ने जमीन तैयार की एक ताकतवर नेता के लिए, कोई ऐसा जो स्थिरता ला सके। नेपोलियन बोनापार्ट। बिल्कुल, एक कामयाब और महत्वाकांक्षी जनरल। 1799 में नेपोलियन ने सेना की मदद से तख्ता पलट कर दिया, डायरेक्टरी को हटा दिया। हाँ, डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका। पहले वो फर्स्ट कॉन्सल बने और फिर 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो क्रांति जो राजशाही खत्म करने के लिए शुरू हुई थी, उसका अंत एक सम्राट के शासन में हुआ। ये विडंबना ही है। तो अगर हम इस पूरी इतनी बड़ी घटना को समेटें तो फ्रांसीसी क्रांति का कुल मतलब क्या निकलता है? देखिए, इसने सामंतवाद और राजशाही को तो जड़ से उखाड़ दिया और दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे क्रांतिकारी विचार दिए। आज हम जिन मानवाधिकारों और लोकतंत्र की बात करते हैं, उसकी नींव तो यहीं पड़ी है ना? बिल्कुल। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो भयानक हिंसा, आतंक का राज और आखिर में एक तानाशाह का उदय। हाँ, ये दिखाता है कि बड़े बदलाव अक्सर कितने अप्रत्याशित और उथल-पुथल भरे हो सकते हैं। कोई सीधा रास्ता नहीं होता। सही कहा। और अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो इस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को भी जन्म दिया, जिसने आगे चलकर दुनिया को बहुत बदला। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या स्वतंत्रता, समानता और सत्ता के संतुलन से जुड़े वो बुनियादी सवाल जो उस दौर में फ्रांस ने उठाए थे, क्या वो आज भी हमारे समाजों के लिए उतनी ही प्रासंगिक नहीं है? बिल्कुल, शायद रूप अलग हो पर चुनौतियां तो वही हैं कहीं ना कहीं। इस पर विचार करना जरूरी है।